हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होपफुली बढ़िया होंगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा बच्चों, लिख लीजिए, दैट इज गॉस लॉ। आज हम वीडियो में गॉस लॉ के बारे में आपको पढ़ाएंगे। क्या होता है गॉस लॉ, क्या होता है गॉसियन सरफेस, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये तमाम बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज इस छोटे से बोर्ड पे मैं लिखने वाला हूँ। तो प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठना, क्योंकि कई बार मुझे इरेज करना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है। बट हाँ, ट्राई टू मैनेज द थिंग, और मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आया हूँ, इसका वादा करता हूँ। स्टार्ट किया जाए? ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात करते हैं गॉस लॉ से कि आखिर होता क्या है, स्टेटमेंट क्या है भाई। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए। गॉस लॉ स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट the total flux the total flux जिसको हम फाई टी या फिर फाई नेट करके लिखते हैं, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड Gaussian surface is 1 upon epsilon net times of the charge enclosed in it। ये स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं, सो फाई टी जो होता है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ ऐसी बात हो रही है कि किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से जो 3D में फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स देखो हर तरफ पास हो रहा है, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ वेव लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया। तो किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स जो पास होगा, दैट विल बी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द क्यू इनक्लोज्ड इन इट। मतलब जितना भी उसके अंदर चार्ज होगा, उस चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल फ्लक्स उस पूरे गॉसियन सरफेस से पास हो रहा होगा। बस सिंपल से ये स्टेटमेंट है, लिख लो अभी। तो मैं धीरे धीरे इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ। अच्छा, क्या हो अगर Q इंक्लूज जीरो हो जाए? बताइए भाई, क्या होगा अगर मैं Q इंक्लूज जीरो कर देता हूं? बिल्कुल सही, टोटल फ्लक्स विल बी जीरो। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात तो है यार। Q इंक्लूज जीरो कब होगा? देखो, Q इंक्लूज का मतलब टोटल चार्ज। टोटल चार्ज जैसे यहाँ पे अगर Q है, यहाँ माइनस Q है, टोटल चार्ज क्या होगा? जोड़ दोगे भाई। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करते ही क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्या बेटा मैं इसको एक डाइपोल कह सकता हूँ क्या? अरे हाँ सर, डाइपोल तो पढ़ाया था। तो कभी भी किसी डाइपोल को अगर हम गॉसियन सरफेस के अंदर रख दें, कभी भी किसी डाइपोल को अगर हम गॉसियन सरफेस के अंदर रख देते हैं बेटा, तो उस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स विल बी जीरो। लिख लेना भाई। अगर आप डाइपोल को क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर डाल दो, तो फाई टी क्या हो जाता है? जीरो। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एक एक नंबर में, चार चार नंबर में नीट के वजह से एग्जाम्स में भी पूछे गए हुए। ठीक है, बिलीव नहीं करोगे बट लिटरली ये क्वेश्चंस पूछे गए हुए। ठीक है, चलो लिख लो यहाँ तक। लिख लिया? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, कहानी को थोड़ा सा गौर से आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, ध्यान से देखिएगा। बोला ये जा रहा था कि जो टोटल फ्लक्स होता है, इट इज इक्वल्स टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज। ठीक है भाई, ऐसा होता है सर। बिल्कुल सर। अब मैं आपसे एक छोटी चीज पूछूंगा। यहाँ मान लो, सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए हमने क्यू चार्ज रख दिया। क्या रख दिया सर? क्यू चार्ज रख दिया। और एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं मैं, स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस देखो किसी भी शेप का हो सकता है, बट कोशिश कीजिएगा कि गॉसियन सरफेस आपका, देखो दो तीन पॉइंट याद रखो, गॉसियन सरफेस कुछ भी बना सकते हो। मैं चाहता सिलेंडर बना देता, मैं चाहता कोन बना, 3D बनाना है, 2D नहीं। गॉसियन सरफेस इज 3D। ठीक है, पूरा टोटल 3D में फ्लक्स पास होता है। तो मैंने अभी स्फेरिकल बनाया है। कैसा बनाया है? स्फेरिकल। रीजन ये है कि जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, याद रखिए, गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। गॉस लॉ कब होता है वैलिड? ऑलवेज।
गॉस लॉ हमेशा वैलिड होता है, बट यूजफुल इन ओनली सम केसेस। देखो वैलिड हमेशा होगा, लेकिन आपके उपयोग में तब आएगा। वैसे गॉस लॉ का प्रयोग हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इन अ वेरी यूजफुल वे, वेरी स्मॉल वे। तो आपके लिए यूजफुल तभी होगा जब आपका जो गॉसियन सरफेस है वो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ तो एक चार्ज है, तो चार्ज के अबाउट गॉसियन सरफेस कैसा है भैया, एक स्फीयर की तरह है, सच दैट जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा है। अगर इधर उधर हिला के रखोगे तब फिर अलग फ्लक्स बनेगा, याद रखना भाई, तब अलग हो जाएगा केस। अभी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्यू चार्ज है और हमारे पास क्लोज गॉसियन सरफेस है जो कि आर रेडियस का है, स्फीयर है, मैं बोल दिया। तो अब मुझे बताओ, इसका हम एक तरीके से छोटा सा प्रूफ, वैसे तो ये लॉ है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, तो मैथमेटिकल प्रूफ अगर हम निकालना चाहें कि कैसे आया फाई टोटल बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको हम करने वाले हैं। तो एक चार्ज मान लीजिए और उसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस कैसा हमने इमेजिन किया। देखो गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है, बट हम कोशिश करते हैं बॉडी के सिमेट्रिकली हो। एक पॉइंट चार्ज से सिमेट्रिकली मुझे लगा स्फीयर ही बेस्ट होता है, तो स्फीयर मान लिया है, आर रेडियस का स्फीयर है। अब आगे ध्यान से सुनो, फ्लक्स क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे इतना छोटे से एरिया की बात करूँ बेटा, इस छोटे से डीए की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, डीए की, तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा भाई, सरफेस से परपेंडिकुलर। और आपको पता है किसी भी स्फीयर में जो परपेंडिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सेंटर से पास होती है, यानी कुछ ऐसा ही होगी डीए वेक्टर, बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्या वो ऐसे ही होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। पढ़ा है ना ये सारी चीजें, रेडियस के लॉन्ग आउटवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा सर, तो ई वेक्टर भी इधर है, डी ए वेक्टर भी इधर ही है। तो फ्लक्स क्या होता है सर, जो छोटा सा डी फाई बनेगा, क्या मैं उसको लिख दूं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बिल्कुल सर, और डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करो, क्या आएगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस जीरो। अब जीरो क्यों लिखा सर, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, जीरो ही तो है, क्योंकि दोनों सेम है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। ओके सर, तो डी फाई कितना आ गया बेटा, ई डी ए बन गया क्या। अब ऐसा ही एक एरिया इधर इमेजिन करो भाई, क्या उसका भी एरिया वेक्टर ऐसा ही होगा जो कि सेंटर से पास होता होगा, और इस चार्ज की वजह से वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, तो क्या यहाँ पे भी बेटा एंगल थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ पे एक इमेजिन करो डीए को, क्या उसके लिए भी दोनों थीटा विल बी 0। क्या इस पूरे स्फीयर में अगर छोटे 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 डीए को जोड़ दूं, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, हर छोटे छोटे सरफेस एरिया से फाई वन फाई टू फाई टी से फाई टू लिख के जोड़ दूं तो क्या टोटल फ्लक्स आएगा, बिल्कुल सर। और क्योंकि फाई वन फाई टू सब सेम ही है भाई, फाई वन जितना है उतना ही फाई टू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, और जो हम छोटा छोटा एरिया देख रहे हैं वो एरिया भी सेम है, और एंगल तो हमेशा ही सेम है, यानी जो फाई वन फाई टू है वो सब सेम है। क्लियर है क्या, अच्छा भाई। तो सर मुझे समझ आया कि जो टोटल फ्लक्स होगा दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, छोटे छोटे इनको जोड़ दो, यही होगा इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, पूरे सरफेस को इंटीग्रेट कर दो। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डी फाई का इंटीग्रेशन करना है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बेटा, कांस्टेंट, ठीक है, तो इधर तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, और ई डी ए का इंटीग्रेशन करोगे ई बाहर आ जाएगा, और डी ए का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, बताओ भाई, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। रीजन बीइंग कि सर आपने बोला कि भैया ये रेडियस आर है, तो टोटल सरफेस एरिया किसी स्फीयर का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। भाई छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे टोटल सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक, बोलो भाई क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा सर, अब आपने सर बोला मुझे क्या ई की वैल्यू आपको पता है, हाँ सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, रख दो भाई यहाँ पे। भाई ई कितनी होती, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसे ही यहाँ रखोगे बेटा, ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर मर गया, 4 पाई मर गया, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर आ गया बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की। तो हेंस प्रूव्ड। देखो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी, स्फीयर मान के प्रूव कर दिया। अब ये मत कहना कि सर क्यूब के सेंटर पे रख दो उससे भी टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि गॉस लॉ स्टेट है, तो वहां प्रूफ कर दो। हर जगह प्रूफ करना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बढ़ाएगा, कर सकते हैं, बट इट विल इंक्रीज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड दैट ऑपरेटर्स वी डू नॉट हैव इवन। हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन आता है, वो भी लीनियर, 3D में इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही नहीं है, तो कई मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आएगा, बट हाँ कर वहां भी सकते हैं और आंसर इतना ही आएगा। तो याद ही रख लेते हैं कि भैया कैसा भी हो, क्या यहाँ पे रेडियस बढ़ाने से, आर की जगह 2r ले लेने से टोटल फ्लक्स में कोई फर्क पड़ता? यहाँ भी रेडियस रखते 2r, यहाँ भी रखते, कैंसिल ही हो जाता। इट मीन्स कि जो टोटल फ्लक्स है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द गॉसियन सरफेस आता है। मतलब गॉसियन सरफेस आप कैसा भी बनाओ, चाहे वो r रेडियस का हो, चाहे 2r रेडियस, चाहे इवन वो किसी भी शेप का हो, डायमेंशन तो समझ आ गया ना, अलग अलग विड्थ का, अलग अलग रेडियस का, और डायमेंशन मतलब अलग अलग डायमेंशंस का मतलब है एक स्फीयर बना दिया, मान लो कल को मैं इस क्यू चार्ज को एक क्यूब के बीच में रख दूं और इस तरीके से रखा कि क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो अभी भी टोटल फ्लक्स बेटा इस टोटल क्यूब से कितना पास हो रहा होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब चाहे तो आप शेप चेंज कर दो, चाहे तो आप डायमेंशन चेंज कर दो, बट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, अगर अंदर चार्ज उसके क्यू है तो सेम रहने वाला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल फ्लक्स सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दो भी नहीं, ये तो कांस्टेंट ही होता है, सिर्फ क्यू इन क्लोज पे डिपेंड कर रहा है। अंदर कितना चार्ज है किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस के, उसी पे निर्भर करता है। गॉसियन सरफेस कैसा है उसमें डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता, याद रखना बेटा। बट आपको फिर भी अलग अलग गॉसियन सरफेस बनाने आने चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल सर, समझ गए। आगे लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ोगे उसके लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, इस तरीके, तो समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ मैं। तो चलिए यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा कि टोटल फ्लक्स जो होता है दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है सर। अब इस पे मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे सवाल करा देता हूँ, उसके बाद आप घर निकल लीजिए, मम्मी इंतजार कर रही होंगी आपका। सर देखिए भाई, अब जो अच्छे सवाल आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सिलेंडर है, मतलब आधा सिलेंडर है, मतलब वैसे तो सिलेंडर ही है, आधा पूरा क्या मान लो L/2 डिस्टेंस, मतलब लेंथ का एक सेमी आधा मतलब सिलेंडर है यार, सेमी क्या ही बोल रहा हूँ मैं। और जो चार्ज है वी हैव प्लेस एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर इमेजिन करो, सिलेंडर के ऊपर वाले पॉइंट पे रख दिया, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फॉग का वो है, ये सिलेंडर है, यहाँ एकदम टॉप पे, यहाँ पे एकदम ऊपर उठा के चार्ज रख दिया, ठीक है। क्या बताना है, फाइंड phi t थ्रू सिलेंडर, सेमी सिलेंडर बोल देना चाहिए इसको, हाँ नीचे वाला जो आधा सिलेंडर ठीक है। कैसे करेंगे भाई, देखो सर, हमें गॉस लॉ ने क्या बोला कि किसी भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स इट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये क्यू क्लोज्ड है, ना सर, भैया आपने यहाँ पे क्यू चार्ज रखा, वो तो क्लोज ही नहीं है, वो तो ऊपर से खुला पड़ा है नीचे से क्लोज है, चलो नीचे वाला एंड इसके अंदर घुस जाएगा। क्यू को इमेजिन करो एक बॉल है, उस बॉल को आपने इसके अंदर घुसा दिया, तो उसका नीचे वाला हेमिस्फेरिकल तो अंदर चला गया है, क्लोज्ड है, बट ऊपर वाला हेमिस्फेरिकल बाहर है। इट मींस हमें क्लोज करने के लिए सेम टू सेम डिट्टो सेम एकदम एक और स्फीयर इसके ऊपर, सॉरी सिलेंडर इसके ऊपर इमेजिन कर लेते हैं, सेम L/2 ही हाइट है उसकी। बोलो भाई इमेजिन कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या टोटल सिलेंडर से पाई थ्रू होल मेन सिलेंडर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा पूरे से, भाई पूरे से जो फील्ड फ्लक्स निकलनी है, फील्ड लाइंस निकलनी है, वो कितना है भाई, सो दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट
क्या मुझे आप बता सकते हो नीचे वाले पार्ट से कितना निकलेंगे? टोटल अगर उतना है तो नीचे वाले से कितना होगा? सिमेट्रिकली क्या जस्ट आधा हो जाएगा? बिल्कुल। यानी सेमी सिलेंडर से कितना आ जाएगा? 5 थ्रू सेमी सिलेंडर, सर दिस विल बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए क्या? नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सॉलिड एंगल का कंसेप्ट बताता हूं मैं, फिर कोन के ऊपर हम रख कर देखेंगे। पहले तो इसको लिख लो। लिख लिया? ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से एक एचसी वर्मा में भी सवाल दे रखा है भाई, बहुत ही रद्दी सा सवाल है, मैं उसको भी करा देता हूँ। इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाइएगा आप लोग अगर दिमाग लगा सकें तो। बोला जा रहा है बेटा कि यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड लेंथ कितनी है? ए। ठीक है बेटा, स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड लेंथ कितनी है? ए। ये भी ए होगी, लिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस स्क्वायर प्लेट से सेंटर से, इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से लगभग a/2 डिस्टेंस, कितनी? a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज हमने रख दिया हवा में। अब इस क्यू चार्ज से पास होने वाला टोटल फ्लक्स बताना है। ओ सॉरी, इस फाइंड फाई थ्रू स्क्वायर प्लेट, इस स्क्वायर प्लेट से, अरे बड़े मच्छर हो गए, इस स्क्वायर प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स बताना है हमें। मैं थोड़ा सा कैमरे में देख लेता हूँ भाई, सुंदर दिख रहा है, नाइस, वेरी गुड। ओके, बताओ भाई कितना हो जाएगा? तो फिर से देखो कहानी, फिर से अभी ये क्लोज है नहीं सर, इसको तो नीचे से केवल बना हुआ है। स्क्वायर्स अगर मैं इसी तरीके के और इमेजिन करूं तो ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसे एक स्क्वायर इमेजिन कर सकता हूँ बेटा? बोलो भाई, क्या मैं ऐसा कुछ इमेजिन कर सकता हूँ क्या? ओहो, इसको ऐसे कर देते हैं सर। बोलो भाई, अब क्या ये सेंटर पे आ चुका है पूरा? भाई ये a/2 है, तो ऊपर वाले सेंटर से ये कितनी दूरी हो जाएगा? ये भी a/2 हो जाएगा। तो ये टोटल a है, और ये भी टोटल कितनी है? a। यानी अगर मैं 5 और स्क्वायर प्लेट ले आऊं, कितनी? 5, 4 को तो ऐसे खड़ा कर दूं, 2 ऐसे, 2 ऐसे, और एक ऊपर से, तो क्या पूरा क्यूब बना दिया? 6 फेसेस का एक क्यूब बन गया। उस पूरे क्यूब से कितना पास होता? सर ये तो गॉस लॉ है, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब हो जाता सर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यूब का ये तो एक ही हिस्सा है, क्यूब में 6 पार्ट्स हैं, पर ये 1 पार्ट है। तो अगर 6 पार्ट से इतना है टोटल, सो 1 पार्ट से कितना हो जाएगा? स्क्वायर प्लेट, या फिर इसको ईच साइड कह सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा क्यूब अपॉन 6 एप्सिलॉन, 1/6 हो जाएगा। समझे क्या? तो इस कंसेप्ट में भी हमने गॉस लॉ का ही प्रयोग किया हुआ है। क्लियर है? लिख लो भाई। अब इसमें भी यार ये क्यू को हम सेंटर पे रखा हुआ है सिमेट्रिकली, इस वजह से ऐसा है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं तो अलग आएगा चीज, ठीक है, वो भी कराता हूँ। इसको लिख लो पहले, लिख लीजिए, लिख लिया? ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये एच सी वर्मा का ही सवाल है, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है भाई। देखो, बोला जा रहा है क्यूब है, और इस बार इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज को ना रख करके हमने किसी एक कॉर्नर पे रख दिया, ठीक है। लेट सपोज मैंने इस कॉर्नर पे एक चार्ज को प्लेस कर दिया, ये रहा भैया क्यू चार्ज। तो आप खुद सोचो बेटा, इससे फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा चारों तरफ 3D में। जी सर, बट इस क्यूब से क्या पूरा पास होगा? नहीं, यानी आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी क्यू चार्ज से जो 3D में फ्लक्स पास होता है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट कुछ देखो फ्लक्स बाहर जा रहा है, इस क्यूब से ही पूरा नहीं पास हो रहा है। इट मीन सर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको क्लोज करते हैं पहले, क्योंकि क्लोज कर देंगे तब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज को क्लोज करने के लिए पहले तो मैं एक सेम क्यूब इधर रखूंगा, फिर पीछे रखूंगा, फिर और पीछे, फिर ऊपर रख दूंगा।
इमेजिन करो अपना कमरा, उसमें एक जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे चार्ज रखा है, उस चार्ज का कुछ हिस्सा 1/8 पार्ट अंदर होता है, बाकी सारा पार्ट बाहर खुला पड़ा है। उसको पूरा क्लोज करने के लिए आप एक बगल वाला रूम रखोगे, एक उसके बगल का, एक फिर उसके बगल, फिर ऐसे ही 4 रूम ऊपर रखोगे, तब जाके 8 के 8 रूम मिला के उस चार्ज को एकदम सेंटर पे ला देंगे। बोलो डायमेंशन से, क्योंकि देखो टोटल फ्लक्स को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्लोज करके देखना है। तो टोटल जब आपने 8 रूम रखे, तब वो जो चार्ज कॉर्नर पे भी दिख रहा है, जब ऐसे 8 रूम हो जाएं, तब वो किधर आ जाता है बेटा, सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ करके तब वो सेंटर पे बन जाएगा। और फिर उस पूरे 8 क्यूब से जो टोटल फ्लक्स पास होगा, दैट विल बी बेटा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उन 8 से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक क्यूब से कितना पास होगा बेटा, बताओ भाई, ईच क्यूब क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, क्लियर है, समझ गए। कई बार पूछ लेता है किसी एक साइड से, बताओ भाई, कॉर्नर पे ही चार्ज रखा है लेकिन क्यूब से नहीं, सिर्फ एक साइड से बताओ। तो अब कई लोग इसको भी 1/6 कर देंगे, जैसे टोटल क्यूब का हमने था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से करने के लिए क्यू बाई 6 कर दिया था। बट इस बार बेटा, पिछली बार चार्ज सेंटर पे था, इसलिए हर साइड पे फ्लक्स बन रहा था, इसमें 1/6 किया। कॉर्नर पे जब आपने चार्ज को रखा, तो बेटा ये वाली जो साइड है, मैं इसको अलग कलर से करता हूँ, एक तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, और जो ये पीछे वाली साइड है, ये तीनों साइड की वजह से टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तीन साइड की वजह जीरो हो जाएगा, सिर्फ तीन ही साइड फ्लक्स बनाएंगे। रीजन क्या है? रीजन सुनो, इस चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इनका एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 90 डिग्री एंगल, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी या किसी उस पे। ध्यान से देखो, ये एंगल 90। अब तुम कहोगे सर ये टेढ़ा मेढ़ा कैसा दिख रहा है? अरे यार, वो 90 ही बनेगा एंगल। देखो सरफेस के ये परपेंडिकुलर होती है, तो सरफेस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 90 डिग्री एंगल है। समझे क्या? 3D में इमेजिन करो, चार्ज अगर वहां कॉर्नर पे रखा है आपके, तो जो तीन साइडें हैं, वो तीन साइड से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उनके पैरेलल ही होगी, उसमें थोड़ी घुस के ऐसे कट जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली ही निकलती है, रेडियली, ऐसा नहीं कि ऐसे कर्व निकल रही है कि इधर से उठी फिर काट दी ना, लीनियरली। तो लीनियरली वो तीन ही साइडें होंगी जो फ्लक्स बनाएंगी, जहां चार्ज है तो इसके सामने वाली नीचे वाली। समझे क्या? यानी कि अगर ये पूरा एक क्यूब से है और एक क्यूब में केवल तीन साइडें बना रही हैं, यानी तीन साइड की वजह से इतना है, तो एक साइड की वजह से कितना होगा, 1/3 इसका करेंगे, यानी Q/24 एप्सिलॉन नॉट। लिख लीजिएगा भाई, जिसको नहीं समझ आया याद कर ले, अदरवाइज मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, क्योंकि तीन ही साइडें बना रही हैं और तीन साइड से Q/8 एप्सिलॉन नॉट है, तो एक साइड से Q/24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लिख लीजिए भाई, लिख लिया? ठीक है बेटा, देखो अब सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर आखिरी सवाल, और फिर आप चले जाइएगा अपने अपने घर। ठीक है, देखो भाई, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझाता हूँ, उससे पहले वीडियो देख लेता हूँ, सही चल रही है सारा कुछ। ओके, 23 मिनट हो चुके हैं बच्चों, आप लोग बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं मुझे, जैसा कि सर हमेशा कहते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, ये मान लो एक स्फेयर है, ठीक है। अब इस स्फेयर से मैं इतना एरिया कट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई, इस स्फेयर का इतना एरिया काट ले रहा हूँ मैं, थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, क्लियर है? अब ये जो एरिया है, लेट्स सपोज दिस इज डीए, ये कितना एरिया है बेटा, डी एरिया। ये जो एरिया एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, इसी 3D एंगल को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ओमेगा कहते हैं, जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और ये बराबर होता है डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर इज द रेडियस ऑफ द जो भी क्यूब स्फेयर। तो एक्चुअल में सॉलिड एंगल समझो यार, सॉलिड एंगल क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ द स्फेयर। एरिया किसका, स्फेयर का।
एट द सेंटर, वही एंगल क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल कहलाएगा भाई, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? स्टार रेडियन, स्टार रेडियन, ठीक है, रेडियन नहीं स्टार रेडियन हो जाती, ठीक है। अच्छा अच्छा भाई, अब इसकी सिमिलरिटी, इसकी रिलेशन देखेंगे प्लेन एंगल के साथ। देखो भाई, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं और ये एंगल बोल दूं थीटा है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा बेटा? प्लेन एंगल हो जाएगा। जो कि कैसे निकलेगा भाई? ये मान लो एरिया था, इस एरिया का मान लो ये सर्कुलर एरिया, तो इसका ये रेडियस है। रेडियस वाली जो लाइन एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पे, वो तो प्लेन एंगल होगी भाई। जो लेंथ एंगल सबटेंड करती है दैट इज प्लेन एंगल, और जो एरिया एंगल सबटेंड करता है दैट इज सॉलिड एंगल। रेडियस जो एंगल है, जो रेडियस है इस सर्कल है इस एरिया की, वो जो एंगल बनाएगी दैट इज प्लेन एंगल, ठीक है। अच्छा, तो वो जो प्लेन एंगल है बेटा, वो भी कौन सा? सेमी प्लेन एंगल, क्योंकि यहाँ दोनों रेडियस देखो टू थीटा बना रही है, बट हमें क्या देखना है? थीटा की बात करनी है। थीटा और ओमेगा में जो रिलेशन होता है, लिख लीजिएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। मतलब यहाँ पे जो ओमेगा बनेगा, अगर थीटा सेमी प्लेन एंगल है, तो जो सॉलिड एंगल ओमेगा है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। इसका प्रूफ फिर कभी करा दूंगा, बट अभी के लिए ये चीज लिख लीजिए। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे, ओमेगा और प्लेन एंगल, यानी कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसे आता है। ये बहुत आसान है, इंटीग्रेट करके आता है, बट अभी के लिए आप नोट डाउन कर लो। लिख लिया? ठीक है। अब इस पे एक देखो सवाल बहुत ही अच्छा, देखिएगा ध्यान से। अब ये जो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है बच्चों, ये सिर्फ इसी चैप्टर तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो पूछा जा सकता है, और रे ऑप्टिक्स में भी अच्छे सवाल बनते हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन वाला जो कोन बनता है ना, मैं कभी कराऊंगा। रिफ्रैक्शन वाले उस पर भी बन सकते हैं। इवन ग्रेविटेशन में भी बहुत अच्छे सॉलिड एंगल के क्वेश्चन बनते हैं, कभी मैं उनको कराऊंगा। बट अभी के लिए एक सवाल देखो ध्यान से। मान लो भाई एक कोन है, क्या है भाई? कोन है सर। कोन बचपन में देखा होगा। अरे अब बचपन में क्या सर? देखो भाई, एक कोन है जिसके हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। इस कोन की जो रेडियस है बेटा, मतलब इस कोन की वजह जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस है आर। आपको बताना है फाई थ्रू दिस कोन, कोन से पास होने वाला फ्लक्स। देखो अगर ये चार्ज अंदर रखा होता कोन के, तो कोन एक 3D फिगर है, तो टोटल फ्लक्स कोन से पास होने वाला क्या होता? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट कोन को हमने चालाकी से कहाँ रख दिया है? टॉप पे, ऊपर। अब हमें निकालना है कि कितना फ्लक्स पास होगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो भाई ध्यान से सुनो। अगर मैं एक क्लोज गॉसियन सरफेस बनाऊं, कैसा सरफेस? क्लोज गॉसियन सरफेस। ऐसे एक स्फीयर बना देता हूँ, जिस स्फीयर का ये कोन एक पार्ट रहा होगा। अरे यार, किसी भी स्फीयर से काट के निकालो पार्ट, तो वो क्या बन जाता है? कोन ही बन जाता है, ठीक है। बस ऐसे काट देना, मतलब स्फीयर का ऐसा जो पार्ट है ना, उसको काट के निकाल दो। ये जो पार्ट है ये नीचे वाला, इसको काट दो एकदम ऐसे एंगल से, तो एक कोन बन जाता है। छोड़ो, कह रहे इमेजिन करना, ठीक है। अच्छा, टोटल जो सॉलिड एंगल होता है स्फीयर का दैट इज 4 पाई। टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है सर? 4 पाई होता है। कितना होता है भाई? टोटल सॉलिड एंगल जो आता है बेटा दैट इज 4 पाई। कितना होता है बेटा? दैट इज 4 पाई। तो अगर 4 पाई से पास होने वाला क्यू चार्ज के जैसे फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई सॉलिड एंगल से, 4 पाई सॉलिड एंगल से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो जो भी एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है, अगर ये थीटा निकाल ले, मान लो ये दे रखा था वैसे क्वेश्चन में एल, तो ये थीटा आ जाएगा। इस थीटा की मदद से क्या आप इसका सॉलिड एंगल निकाल सकते हो? ओ यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। समझ? अरे यार, थीटा की जगह सॉलिड एंगल कैसे निकालोगे? ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा ट्राइंगल से देखो क्या आ रहा है? कॉस थीटा आएगा सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आ गया अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज आ गया एल। तो ये आ गया सॉलिड एंगल। तो 4 पाई सॉलिड एंगल की वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई की वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इतने सॉलिड एंगल की वजह से कितना फ्लक्स होगा? देखो 4 पाई की वजह से इतना है, तो यूनिट सॉलिड एंगल से वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 4 पाई की वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 यूनिट सॉलिड एंगल के लिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इतने सारे सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई मार दो इससे, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। 4 पाई मतलब पाई पाई मर गया, 2 2 जा 4, यानी आंसर क्या आ गया? Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा ही लिख देता हूँ, सुंदर लगेगा थोड़ा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू कोन, ठीक है, जहाँ पे जिसका प्लेन एंगल कितना है थीटा, वो इतना है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ये फॉर्मूले वगैरह लिख लीजिएगा। होपफुली मैंने कोशिश की कि आपको इमेजिन करा के समझा सकूं। फिर भी अगर कोई गलती रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ें और कंसेप्चुअली क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी को।